कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो चुनाव आने वाले हैं और लगभग सारी चर्चाएं चुनाव पे हो रही हैं। चर्चा एनडीए पे हो रही, चर्चा एनडीए पे हो रही है, चर्चा एजेंडे पे हो रही, चर्चा अन्य तमाम मुद्दों पे हो रही है। पर जनता के मुद्दों पर शायद चर्चा करने की फुर्सत फिलहाल हमारे राजनीतिक दलों में नहीं है, और होनी भी क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आ गया है और जब 24 का चुनाव आया है तो यहाँ पर फुर्सत किसी को मिलनी भी नहीं है। यहाँ पर जनता से संवाद तो स्थापित किया जा रहा है, पर जनता के लिए काम करने में सब पीछे हैं। तमाम जो बातें हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, उन पर लगातार उंगली उठती रहती है। चाहे हम स्मार्ट सिटी योजना की बात करें, चाहे व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे नौकरी की बात करें, चाहे स्वरोजगार की बात करें, चाहे आवास की बात करें, चाहे स्वच्छता अभियान की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें और चाहे स्वास्थ्य की बात करें। चर्चाएं बहुत होती हैं, पर सब चर्चाएं अभी फिलहाल चुनाव पे हो रही हैं। और जब चर्चाओं में धार्मिक मुद्दा जुड़ जाता है तो फिर क्या कहने, सभी उस धार्मिक मुद्दे पर जुड़ जाते हैं। कोई वीडियो वायरल हो जाता है, उस पर भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाती है। यानी हर वो चीज जिसमें सांप्रदायिकता, धर्म नजर आता है तो जमकर उस पर चर्चा होती है, पर जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। और जब जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करता है तो हम जैसे खबरन बीस की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे पर चर्चा करें। और प्राइम टीवी लगातार इस तरह के तमाम मुद्दों पर चर्चा करता रहता है, वो अपनी बात भी उठाता है और उन खबरन बीसों के तक भी बात पहुंचाता है जो व्यवस्थाओं से कुछ अलग सोचने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो जरूरत है उस पर भी चर्चा हो। कानून व्यवस्था हमेशा से ही महत्वपूर्ण व्यवस्था में शामिल रही है। कानून व्यवस्था का यहाँ पर दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। और खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत जरूरी भी है। हालांकि योगी सरकार बोलती है कि कानून व्यवस्था पर हम चाक चौबंद हैं, हम बेहतर हैं, हमारी अच्छाई है, लगातार बुलडोजर नीति चल रही है और लगातार संगठित अपराध बंद हो चुके हैं, और लगातार अपराधी भाग रहे हैं। जो नहीं मान रहे हैं उनका एनकाउंटर भी हो रहा है और तमाम तरह के उदाहरण आपके सामने हैं। कोई बात छिपी नहीं है। अब कैसे क्या होता है उसको बताने की शायद जरूरत भी नहीं है, ये जनता ये सब जानती है। पर जनता ये भी जानती है कि तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर चर्चा करना भी बहुत आवश्यक होता है। अभी हाल की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जहां पर हमारे कानून के रक्षक यानी अधिवक्ताओं के साथ लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। चाहे दिल्ली के साकेत कोर्ट की बात करें, जब हाल में अभी हमने देखा है कि न्यायालय परिसर में ही संजीव जीवा हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। कैसे होता है भाई, न्यायालय परिसर है, अगर वहां पर किसी अधिवक्ता के साथ तो ही दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हापुड़ की घटना, वहां पर भी तमाम विरोध हो रहा है, मारपीट की गई, लाठियां बरसाई गई। ऐसी क्या जरूरत थी कि बात करके पहलुओं को सुलझाया नहीं जा सकता था। सबको सुलझ सकता है। हमारा देश अमन पसंद देश है, उस देश में सबसे पहले बात ही की जाती है। पर न जाने कौन सी नीति चल रही है जिससे पहले लाठी चल जाती है, बाद में होती है। खैर, यहाँ पर लाठी के अलग यहाँ पर एक और मामला सामने आया है, वो मामला है गाजियाबाद का हत्याकांड। कचहरी परिसर में खाना खाते समय जिस तरह से अधिवक्ता की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। हालांकि जो हत्या करने वाला है कहा जा रहा है कि वो रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है, पर कैसे हिम्मत हो जाती है न्यायालय परिसर में लगातार हत्याओं को अंजाम देना। और ये पहला वाक्य नहीं, इसके पहले तमाम वाक्य हुए हैं। 3-4 वाक्य तो मैंने अभी आपको गिरा दिए हैं, और ना जाने कितने वाक्य ऐसे हुए हैं जहां पर लोगों ने न्याय के मंदिर को भी नहीं छोड़ा अपराध करने में। वो न्याय का मंदिर जहां अपराधी को सजा दी जाती है और निर्दोष के साथ न्याय किया जाता है। पर ना जाने कौन सी व्यवस्था इस समय चल रही है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हम लाख व्यवस्थाओं की बात करें, पर जब व्यवस्थाओं को लेकर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रश्न उठाना हम जैसी खबरन बीस की जिम्मेदारी है, और आज भी हम इस प्रश्न को उठा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर केवल बात किसी व्यक्ति की हत्या की नहीं, बात यहाँ पर व्यवस्थाओं की है कि क्यों व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, क्यों चेकिंग नहीं होती है, क्यों पुलिस यहाँ पर चेक नहीं करती, कैसे हथियार अंदर चले जाते हैं और कैसे नकाबपोश लोग जाकर हत्या को अंजाम दे देते हैं। ये तमाम प्रश्न आज हमारे जहन में है। और यहाँ पर प्रश्न वो भी है कि लाठीचार्ज भी क्यों हो जाता है। हम सम्मान करते हैं
और सम्मान करना भूल गए हैं। पहले हर चीज़ को सम्मान मिलता था, और जब सम्मान मिलता था तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, न लाठीचार्ज होते थे, और तमाम बड़े बड़े मामले विवाद बातों सुलझ जाते थे। पर ना जाने क्यों आजकल हर बात को यहाँ पर तूल देने की शुरुआत हो चुकी है। ना कोई देखना चाहता है गलती किसकी, ना कोई देखना चाहता है कि यहाँ पर गलती किसकी नहीं है। पर हाँ, विवाद जरूरी है, और विवाद के साथ जो होता है वो आपके सामने है। कहीं विवाद पर लाठी चलती है, कहीं उपद्रव होता है, तो कहीं विवाद पर हत्या भी हो जाती है। फिलहाल इन घटनाओं पे सबसे पहले गाजियाबाद की जो घटना हुई है उस पर कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे भाई मनोज चौधरी को अमित डागर ने, मेरे बड़ी बहन के पति ने मार डाला है रंजिश में। वो उसे मारपीट करता था, वो घर आ गई थी, तो इसी एवज में उसने मेरे भाई को आज मार डाला तहसील में सरेआम, दिन दहाड़े। पहले अपने घर में गोली चलाई थी, बच्चों के ऊपर भी, बीवी के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर। 15 जनवरी में भी वो गोली चला चुका है और डासना जेल में रहकर आ चुका है, लेकिन बाहर आकर उसने फिर से ऐसी हरकतें करी है। अमित डागर और नितिन डागर उस फुटेज में दिख रहे हैं बाइक पे अपना मुँह छुपाते हुए, लेकिन उसकी पत्नी ने उनको पहचान लिया है। दोपहर 2:15 बजे थाना सिहानी गेट पुलिस जनपद गाजियाबाद को सूचना मिली कि मनोज चौधरी नामक एक व्यक्ति की 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक की पत्नी कविता चौधरी द्वारा 5 लोग के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है। तहरीर में मृतक के जीजा अमित डागर, जीजा के भाई नितिन डागर, जीजा के पिता मदन एवं 2 अन्य व्यक्ति जिनका नाम अनुज और पालू है, उनको अभियुक्त बनाया गया है। इसमें अमित डागर जनवरी 2023 में पहले ही अपनी मां पे गोली चलाने के आरोप में जेल जा चुके हैं। तहरीर के अनुसार हत्या का मुख्य कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। इसमें मृतक एवं अभियुक्त नितिन दोनों ही तहसील सदर में प्रैक्टिस करते थे एवं अभियुक्त अमित नोएडा में प्रैक्टिस करते हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। से घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर उंगली उठाना लाजिब है, क्योंकि पहली व्यवस्था नहीं है, तमाम तरह की हत्याएं होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्याय के मंदिर में भी हत्याएं हो रही हैं, खाना खाते समय भी हत्याएं हो रही हैं, कोई गुरेज नहीं है, और पुलिस कस्टडी में भी हत्याएं हो रही हैं, जो बताती हैं कि हम भले ही लाख डीगे हाँक लें पर कानून व्यवस्था पर अभी भी तमाम काम करने जरूरी है। सरकार के मंसूबे स्पष्ट है, पर शायद अगर मंसूबे में काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जवाबदेही सरकार की नहीं बल्कि अधिकारियों की भी होनी चाहिए। क्यों यहाँ पर क्यों कमियां रह जाती हैं? तमाम मामले ऐसे हैं जिन पर अब बवंडर मचना तय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हत्या का गुनहगार को गिरफ्तार करना ही महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बल्कि उन तमाम व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करना जरूरी है जिनके चलते इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। किस तरह से लोग बिल्कुल हौसले बुलंद हैं, किस तरह से लोग न्यायालय परिसर में चले जाते हैं, किस तरह हथियार अंदर चले जाते हैं, किस तरह बिना चेकिंग हुए तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं, ये कौन जिम्मेदार है? तमाम काउंसिलें सामने आती हैं, तमाम तरह के नियम बार काउंसिल भी बनाती है, पर नियमों के बाद उन नियमों पर क्यों काम नहीं होता है, क्यों लापरवाही होती है? बार काउंसिल को भी ये चीज़ देखना होगा। अगर बिना वहाँ पर चेकिंग किए हुए लोग अंदर आ रहे हैं तो वहाँ पर अगर पुलिस की गलतियाँ हैं तो उसको ही बार काउंसिल को समझना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी समय समय पे, किस तरह की चीज़ें ना हों। हालांकि तमाम तरह की चीज़ें व्यस्त और बेहतर की जाती हैं, पर चूँकि जब कोई घटना होती है और हम लगातार देखते हैं तो कुछ दिन तक बिल्कुल जो प्रक्रिया है आने जाने की वो बड़ी टाइट रहती है, बड़ी चौक चौबंद रहती है, और बड़ी संजीदगी सर वहाँ पर पुलिस वाले चेक भी करते हैं, बार काउंसिल के लोग भी वहाँ पर खड़े रहते हैं, चेक भी करते हैं। पर जब कुछ समय बीतता है उसके बाद स्थिति आपके सामने है कि मामला वही होता है ढाक के 3 बार, और फिर उसके बाद जो सामने आता है वो सब आपके सामने है। इस तरह की तमाम घटनाओं पर हमने आपका ध्यान केंद्रित भी किया हुआ है, और ये घटनाएँ बताती हैं कि अब भी कानून व्यवस्था पर तमाम काम होना बाकी है, अब भी कानून व्यवस्था पर हमको समझना बाकी है, अब भी हमको कानून व्यवस्था के लिए कुछ विचार करना बाकी है, अब भी कानून व्यवस्था की समीक्षा करना बाकी है, अब भी कानून व्यवस्था पर पीठ थपथपाने से ज़्यादा अपने आप को बेहतर की तरफ ले जाना बाकी है। क्योंकि यहाँ पर अगर स्थिति खराब होगी तो यहाँ पर जिम्मेदारों को कौन आगाह करेगा? अगर यहाँ पर स्थिति खराब होगी तो जिम्मेदारों पर यहाँ कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि यह कार्रवाई केवल कानून व्यवस्था पर नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर लगातार समीक्षा होनी चाहिए और उस पर काम भी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर इस डिबेट का उद्देश्य केवल और केवल लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि इस डिबेट के माध्यम से मैं वो समाधान चाहता हूँ जिसको लेकर लगातार हम प्रयास करते हैं, पर समाधान हो नहीं पाता तो चीज़ें खराब होती हैं, और जब खराब होती हैं
तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये आज हमारी डिबेट का चर्चा विषय है और उसके बाद कुछ ही समय में मैं आपको मेहमानों से रूबरू कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर केवल जानकारी नहीं बल्कि हत्या का गुनहगार होने के साथ साथ हत्या के कारणों पर भी नज़र दिखाना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं कि कैसे लोग एंट्री कर जाते हैं, कैसे लोग वहाँ चले जाते हैं और कैसे लोग वहाँ खुलेआम हत्या को अंजाम दे देते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य में रह रहे हैं। अगर आबादी वाला राज्य हमारा देश का सबसे बड़ा है तो वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल अब चूँकि व्यवस्था की बात करें तो नेता फिलहाल अभी चुनाव में व्यस्त है, क्योंकि चुनाव 24 के आ गए हैं। नीति यहाँ पर जनता संवाद की बन रही है, जनता के मुद्दों पर बात भले ना हो पर इस तरह की बात फिलहाल देखने वाली रही कि यहाँ पर आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर करते हैं कानून व्यवस्था के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे बेहतर की तरफ तो यहाँ पर हमको चीज़ें भी समझना पड़ेंगी और साथ ही साथ हमको यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह हम इस हत्याकांड को, इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था में सवाल ही नहीं बल्कि ये प्रश्न चिन्ह ये भी है कि अगर हम सब कुछ दुरुस्त कर रहे हैं तो फिर अपराधी इतने बेलगाम कैसे हो चुके हैं। अपराध संगठित हो या स्वैच्छिक हो या अचानक होने वाला हो, अपराध होता है और पुलिस इन अपराध को रोकने के लिए ही लगाई गई है। चौराहे पे पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस इसलिए होती है कि संगठित अपराध को भी रोका जाए, बड़े अपराधों को भी रोका जाए और साथ ही साथ जो तुरंत होने वाली घटनाएं हैं इनको भी रोका जाए। क्योंकि अगर आप व्यवस्था चाक चौबंद रखेंगे, अगर आप नियमित तौर पर जाँच करते रहेंगे आने जाने वालों की, तो शायद इस तरह की घटनाओं में लगाम लग सकेगी। पर चूँकि जिसका जहाँ मन होता है वो चला जाता है, जिसका जहाँ मन होता है वो हथियार भी लेकर चला जाता है और जिसका मन होता है वो यहाँ पर चीज़ों को ख़राब भी करता है। क्योंकि यहाँ पर केवल बात इस हत्याकांड की नहीं बल्कि बात यहाँ पर अधिवक्ताओं के साथ अन्याय की भी है। क्योंकि जहाँ पर जिस तरह हमने देखा है कि तमाम तरह के लाठी चार्ज भी यहाँ पर हुए हैं। और यही आज की चर्चा विषय हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूँ। भारतीय जनता पार्टी से अरुण प्रकाश सिंह अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार रूप में जनाब आमिर साबरी अपनी बात रखेंगे, बेबी पांडे यहाँ पर नेता समाजवादी पार्टी से अपनी बात रखेंगे और अधिवक्ता हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर परिमल मिश्रा जी अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा परिमल मिश्रा से। परिमल जी, कैसे देखती हैं इस तरह की घटनाओं को? क्योंकि यहाँ पर अब काम करना जरूरी हो गया है। मैं घटनाओं को दोबारा नहीं बताने जरूरत है, क्योंकि तमाम तरह की घटनाएं ऐसी हैं जो आपके संज्ञान में भी हैं। कहाँ चूक हो रही है? क्या चेकिंग नहीं होती है या रोका नहीं जाता है या चेकिंग होने पे उसका बवाल होता है, विरोध होता है? ये क्या घटना है और पूरी घटनाओं पे क्या कहेगी? क्योंकि हापुड़ वाला मामला भी आपके सामने है और जो गाजियाबाद में हत्याकांड हुआ है वो भी आपके सामने है। देखिए, खाली चेकिंग व्यवस्था को ही दोषी नहीं कह सकते हम, और इसमें कुछ और भी लोग दोषी हैं। जैसे बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित ना होना सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद में पुलिस की निरंकुशता बढ़ गई है, वो क्या बात है। तीसरा, हमारे बार के नेताओं में आपस में सामंजस्य स्थापित ना हो पाना है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में देख ले, सिर्फ अधिवक्ताओं की बात आप किनारे कर दीजिए, आप देख लीजिए जिसने भी किसी बात के विरोध में आवाज उठाई उसको तुरंत दबा दिया गया, कुचल दिया गया या नस्त नाबूद करके खत्म कर दिया गया है। आज पुलिस अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो क्या बिना प्रशासन की मर्जी के उसने किया, इतना बड़ा कदम उठाया है? बिल्कुल। आप इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसमें प्रशासन की मिलीभगत नहीं थी। बिल्कुल। और ये भी सही है कि प्रशासन ने बहुत अच्छे कदम भी उठाए हैं जिससे कि समाज में सुधार भी आया है, पर उस पर्याप्त नहीं है वो। और रही बात चेकिंग की, तो हर परिसर में चेकिंग बराबर होती है और ये कचहरी परिसर में इस तरह की घटनाएं होना थोड़ा स्वाभाविक होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे कैदी आते हैं और उनके मिलने वाले आते हैं और उनके पैरोकार आते हैं, तो वहाँ पे व्यवस्था तो की जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। दूसरी बात ये है कि हम अगर अधिवक्ता भाइयों में आपस में एकता है और हम उस चेकिंग का विरोध नहीं करते हैं तो इस पे थोड़ी कार्रवाई और सख्ती की जा सकती है। अगर इसमें सख्ती की जाए तो थोड़ा सा इसमें कमी लाई जा सकती है। दूसरी बात यह है, जो अधिवक्ताओं पे आज क्रूरता से, बर्बरता से जो लाठीचार्ज हुआ है,
ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है और ये बिना प्रशासन की सहमति से नहीं हो सकता है। बार काउंसिल ने विरोध किया है, बार काउंसिल भी विरोध करके करेगी क्या? आप बार काउंसिल अब उत्तर प्रदेश के बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे हैं जो सरकारी वकील और अच्छी पोस्ट पे बैठा ले गए। क्या आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? जो सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते हैं, उनको हमने चुन के वहां भेजा है, तो उनसे हम क्यों उम्मीद करेंगे कि वो हमारी बात को रखेंगे? और रही बात टुकड़ों टुकड़ों में जो बार काउंसिल हैं अपने अलग अलग बार हैं, तो उनमें आपस में इतना सामंजस्य नहीं है। हालांकि इस केस में, हापुड़ के केस में सबने एकता दिखाई और एक दिन का बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने परिसर में कार्य बहिष्कार करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन आप कार्य करने लगे, इसमें किसी का क्या बिगड़ा? बता दीजिए हमको। कोई क्यों जाके आपकी बात को सुनेगा? ठीक है। एक बात और मेरे समझ में नहीं आती है, क्योंकि अभी हम लगातार ये भी सुना है कि फर्जी अधिवक्ता भी कोर्ट चले जाते हैं, काले कोट पहनकर चले जाते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उस पर संज्ञान लेते हुए कई लोगों को निकाला भी गया है, कार्रवाई भी हुई है। ऐसी घटना भी तमाम संज्ञान में आती रहती है। बिल्कुल। तो ऐसे अधिवक्ताओं को जो शायद अभी तक उनकी डिग्री भी पूरी नहीं हुई, बार काउंसिल से रजिस्टर्ड भी नहीं हुए, पर वो कोट पहनकर वहां जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वहां पर भी दिक्कतें हैं। तो कोई इस विचार में तो कुछ कदम उठाने की सोची है? कोट पहन के आ सकते हैं, वो बैंड पहन के नहीं आ सकते हैं। दूसरी बार बिना किसी सीनियर की सहमति के या उसके रिकमेंडेशन के वो कैंपस में नहीं जा सकते हैं। अगर वो कैंपस में जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और इस तरह से अगर हम मानते हैं कि जाते हैं कुछ अधिवक्ता जिनका किसी तरह का कोई सहयोग नहीं होता है, और फर्जी अधिवक्ता अगर जाते हैं तो अधिवक्ता बन के जाते हैं या मुंशी के भेष में जाते हैं, तो उसको आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि बिना किसी काउंसिल की सहमति के वो नहीं प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कि जानबूझ के इस तरह किया जाता है, इस तरफ या कदम उठाने की जो, क्योंकि आपने तमाम बातें कही, आपने सामंजस्य की बात की, आपने एकता की बात की, जो पदाधिकारी नियुक्त की गए, आपने ये भी कहा कि सरकारी वकील बन चुके हैं, तो यहाँ पर फिर दुरुस्तीकरण कैसे होगा? या सरकार को कोई कोसने से काम चलेगा कि कुछ अन्य व्यवस्था हमको लागू करनी पड़ेगी? सरकार को आपको कोसने से कोई काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात, जब अपनी आवाज हम खुद उठाएंगे, अपनी बात हम खुद कहेंगे, तभी जाके कुछ संभव है। और जब तक हम अपनी बात कहेंगे नहीं और शासन सत्ता हमारा सहयोग नहीं करेगा, तब तक किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता है। और किसी का मुंह बंद कर देना, किसी को कुचल के नस्त नाबूद कर देना, ये किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। ठीक है अरुण जी, तमाम घटनाएं आपके सामने, हापुड़ की जो घटना है, लाठीचार्ज है, पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ है, विरोध किया गया है और निश्चित से निंदनीय है, क्योंकि न्याय के रक्षकों के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो वहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बातचीत से भी हल हो सकता है, पर इतनी उग्रता किस काम की? खैर, पर जो गाजियाबाद में हुआ है, तमाम तरह के बिंदु हैं जिस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के इकबाल को यहाँ पर कम करने का काम कर रही है, क्योंकि अपराधी किस तरह यहाँ पर निरंकुश हो गए हैं, किस तरह उनके अंदर क्षमताएं आ गई हैं, डर खत्म हो गया है कि पहले तो सरेआम होती है, अब तो न्यायालय परिसर को नहीं छोड़ रहे हैं, कोई जगह को नहीं छोड़ रहे हैं। ये प्रयागराज में घटना हुई है, वहाँ क्लिनिक के अंदर घुस के किसी को गोली मार दी गई है। तो ये घटनाओं पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था की चर्चाएं तो होती है, पर कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम कब करना करेंगे, बेहतर काम कब करेंगे? बड़ा राज्य है आपके पास। देखिए गौरव जी, पिछले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से, अगर मैं तुलनात्मक बात तो नहीं करना चाहता जी, लेकिन ये चर्चा समाज के अंदर है। अच्छा। कि पिछले कुछ वर्षों में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और जिस तरीके से उनके शासन के ही माध्यम से, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के माध्यम से जो प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट कहता है अपराध थे, वो अपराध आज नहीं है। अच्छा। और अगर कहीं भी सरकार के नॉलेज में इस तरीके की बातें आती हैं तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई होती है। अच्छा। और उसीलिए हम बदनाम भी हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई, और तमाम अब फरियादी भी जो बेचारे विक्टिम्स हैं, अच्छा, वो भी ये मांग करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं बुलडोजर की ही कार्रवाई की जाए। अच्छा। तो ये कहना, और खास करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे अगर मैं कहूँ कि पूरे देश में एक सिंबल है ये सरकार, क्या कानून व्यवस्था के मामले में, तो मैं स्वयं अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याओं की तरफ भी जानता हूँ, और अधिवक्ताओं के मूलभूत समस्याओं की तरफ सरकार का भी ध्यान है। पिछले कुछ वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की और कानून मंत्री जब हमारे ब्रजेश पाठक जी थे, तो कई राउंड बातचीत हो चुकी है। अच्छा। कि कैसे हम अधिवक्ताओं को, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत परेशानियाँ बहुत हैं, भीड़ अधिवक्ताओं की बढ़ चुकी है कचहरियों में, और उतने काम है नहीं, तो एक संस्थागत भी ढंग से
और जैसे आपने कहा कि हापुड़ की घटना पे हम प्रमिला जी की बात पे निश्चित रूप से चलता है अपना वो रखते हैं। कुछ बातों पे हमारी सहमति भी है, अच्छा, कुछ पे हाँ। और कुछ पे असहमति भी है। अच्छा, जैसे खुद हमें वकील समुदाय को एक अनुशासन, वकीलों का एक बहुत बड़ा समुदाय आज के से लेकर के, और मैं कहूं कि हमेशा इस देश को दिशा और मार्ग दिखाने का काम किया है वकीलों ने, समाज को दिशा और मार्ग दिखाने का काम किया है। तो हम कहीं अपने ऐसे गतिविधि से और कार्यों से जो हमारे मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, तमाम वकील प्रधानमंत्री हुए, तो ऐसे हमें तमाम चरित्र का उनका अनुसरण करना पड़ेगा कि जो हमें समाज में सम्मान प्राप्त था वो सम्मान हमें तो पुनः प्राप्त हो। अच्छा। तो निश्चित रूप से हमने वो सम्मान कहीं ना कहीं अधिवक्ता समुदाय में कुछ ऐसा वर्ग आ गया है जिससे एक अनुशासनहीनता होती है। अच्छा। देखिए, अपनी बात उठाना लोकतांत्रिक ढंग में ये अधिवक्ताओं का अधिकार है। अच्छा। और वो बात उठानी भी चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सड़क पे वकील तो भाई वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज मौजूद हैं और पदाधिकारी जुडिशियल मौजूद हैं। अगर वो चाहें तो डीएम एसपी तो उनके चलता है, निश्चित रूप से वहीं आकर के उनसे कोई भी वार्ता बात कर सकते हैं, उनका समाधान भी हो सकता है। जितना मतलब शक्तिशाली एक संस्था है अधिवक्ता समुदाय, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से, लेकिन अधिवक्ताओं को सड़क पर आना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, और आप आए दिन देखते हैं, मैं भी देखता हूं, सड़कों पे देखता हूं कि अगर कोई गाड़ी अधिवक्ता का नाम पता नहीं वो सज्जन अधिवक्ता है भी कि नहीं है। अच्छा, वो बोर्ड सज्जन क्या होता सर? नहीं, मैं सारे वकीलों अधिवक्ता समुदाय को, मैं स्वयं उस समुदाय से हूं तो मैं स्वयं सज्जन कह रहा हूं। अच्छा अच्छा, तो सभी सज्जन हैं। अच्छा, तो वो लोग तो दुर्जन कौन है सर? नहीं, देखिए वो लोग क्या करते हैं कि एक प्रेशर बनाते हैं। क्या बात है? वो अधिवक्ता होने का एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि हमारी गाड़ी चाहे वो दाएं लगा दें, बाएं लगा दें, एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। तो इन चीजों पे मैं तो, प्रमिला बहन यहाँ मौजूद हैं, तो मैं निश्चित रूप से उनसे अनुरोध करूंगा कि एक इस तरीके का बार काउंसिल और बार एसोसिएशन दोनों एक प्रयास करें कि ये इस तरीके की, जो हमें स्वयं, जब हम कानून के पालन कराने वाले लोग हैं। अच्छा। और कानून की व्यवस्था को हम तोड़ते हैं। अच्छा। तो हम प्रश्न के दायरे में स्वयं खड़े हो जाते हैं। ठीक। तो इस वजह से, और हम फिर कहते हैं आपसे गौरव भाई, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हम सबसे बातचीत का प्रयास करते हैं। ठीक है। हम कहीं लोकतंत्र में हमारा विश्वास है। 2 सवाल ले लीजिए। और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में चलता है, कई वकील हैं, विधायिका में कई वकील हैं, राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद में कई वकील हैं। तो वकीलों के समुदाय के समस्याओं को हम समझ रहे हैं, ये हमारी समस्या है। और हम चाहते हैं कि इस पे मनन और चिंतन हो करके, मैं आपकी बात लेता हूं, जो उनके तमाम परेशानियां हैं, पेंशन है बुजुर्ग होने के बाद, नए जो वकील आ रहे हैं उनके साथ स्टाइपेंड कैसे चलता, उनको हम शुरुआती दौर में सरकार उनको मजबूत कर सके, ये सभी हमारे विचाराधीन है। ऐसा नहीं कि सरकार के अंतर्गत विचाराधीन है, लेकिन एक सबसे बड़ी अनुशासित फौज, और सबसे जिसको कानून के पालन कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, अगर वही कानून का चलता है धता बताने लगेगा, चलिए तो निश्चित मेरा सवाल ले लीजिए। बहुत सर, एक सेकंड, आपकी बात का जरा सा हम संशोधन करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा काम इतना है नहीं, आपने आधा क्रिमिनल का काम तो जाके पुलिस कमिश्नरेट बना के वहीं थाने पे और उसी स्तर पे खत्म कर दिया है। सर एक मिनट, पूरी बात आप पहले सुन लीजिए। दूसरी बात है, आपका दूसरा टर्म आधा खत्म हो गया, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए आया था, आज तक आपने उसमें कभी विचार नहीं किया है। क्यों विचार हो रहा है? हम आपसे विचार आप करते करते दूसरा टर्म भी खत्म कर देंगे, आप करेंगे? चलिए खत्म करिए। चलिए ठीक है। एक टर्म आपने पूरा खत्म कर दिया इस बात को लेके, और अधिवक्ता मैं भी आपको मौका दूंगा। अभी मैं 2 सवाल ले लूं अरुण जी से। अरुण जी, बहुत अच्छी बातें कही आपने। आप कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वकीलों की है, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की भी है। इसी के लिए तनख्वाह मिलती है, इसीलिए जनता के सेवक बनाए जाते हैं। पुरुष मित्र कहा जाता है, सब सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से, पुरुष मित्र कहा जाता है। पर पुलिस के तमाम आचरण ऐसे हैं, उन पर क्या कहेंगे? दौड़ाया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, परेशान किया जाता है। अगर कोई ससूख वाला साथ नहीं है तो बड़ी से बड़ी घटनाओं पर एफआईआर तक नहीं होती है, एनसीआर तक नहीं करते हैं। उन व्यवस्थाओं पे क्या कहेंगे? सारा न्याय व्यवस्था का दोष यहाँ पर वकालत और जो वकील अधिवक्ता साथी हैं वो न्याय व्यवस्था के रक्षक हैं,
पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन पर है। जो आचरण की बात यहाँ पर अधिवक्ताओं के लिए कर रहे हैं, उस आचरण की बात यहाँ पुलिस विभाग के लिए भी होनी चाहिए। तमाम तरह के वीडियो वायरल होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं, तमाम तरह की अनुशासनहीनता उस विभाग में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर चाबुक उन पर भी चलना चाहिए। अगर यहाँ पर बुलडोजर नीति बता रहे हैं अरुण जी, तो मैं आपको बता दूं कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो आर्थिक अपराध करने वाला हो, चाहे वो हत्या करने वाला हो, चाहे वो चोरी करने वाला हो। अगर भ्रष्टाचार करने वाला भी अपराधी होता है तो उस पर बुलडोजर कहाँ चलता है? बड़े बड़े महकमों में खुलेआम घोटालेबाजी हो रही है, बड़े बड़े महकमों में खुलेआम किस तरह हो रहा है आपके सामने है। चाहे निगमों की बात करें, चाहे प्राधिकरणों की बात करें, खुलेआम लूट खसोट चल रही है। कहाँ बिल कहाँ पास किया जा रहा है आपके सामने है। तमाम तरह की बातें आपके सामने आती हैं। उन संगठित अपराधियों पर, वो भी संगठित हैं क्योंकि वो लोग सरकार को चूना लगा रहे हैं, वो भी संगठित हैं क्योंकि सरकार को नुकसान कर रहे हैं, वो भी संगठित हैं क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई की तनख्वाह भी लेते हैं और जनता की गाड़ी कमाई को यहाँ पर घोटाले से अपनी जेब भी भर रहे हैं। उन पर वो बुलडोजर नीति कब चलेगी वो बता दीजिए, फिर मैं विवेक पांडे को लेता हूँ। अरुण जी, नहीं, आपने दो बातें रखी गौरव जी। एक तरफ भ्रष्टाचार की भी बात उठाई आपने, अपराधी की बात बताई। भ्रष्टाचार नहीं, अपराधी अपराधी होता है। आपने कहा निगमों में भी भ्रष्टाचार सब जगह है, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बात से बात शुरू कर रहा हूँ। देखिए, एक बात आपने भ्रष्टाचार की उठाई, दूसरी बात कानून व्यवस्था की उठाई। पुलिस के लिए उठाई, पुलिस के आचरण के लिए, उसके बिल्कुल आपने अभी अधिवक्ताओं का आचरण बताया, तो तीन बातें याद दिला दिया जी। तीन बातें हुई। मैं अधिवक्ताओं के आचरण में, अधिवक्ता एक ऐसा समाज रहा है जो इस देश का मार्गदर्शक समाज है और रहा है। अच्छा। तो इस नाते मैंने ये बात उठाई। मैं स्वयं वकील अधिवक्ता हूँ, इस नाते मैं इस जिम्मेदारी के बहन कहता हूँ कि हमें अपने आचरण से समाज में हमें बनना है। अगला क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, हम उसको ये प्रदर्शित करते हैं। उस वजह से हमने बात कही, ठीक है, उस पर कोई प्रश्न मैं नहीं लगा रहा था। ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, भ्रष्टाचार, देखिए आप देखें पिछले सालों में क्या होता है, जब हम दिल्ली, मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार से लेके, मोदी जी से लेके योगी जी की सरकार, जब आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार पे, कार्रवाई पे हमारी मंशा ही नहीं, आप देख रहे हैं हम जेलों तक में भेज रहे हैं। उसके बावजूद देखिए क्या होता है कि लोग 14 दल, इस देश के राजनीतिक दल, वो हमारे खिलाफ चलता है, और हमारे खिलाफ क्या, संस्थाओं के खिलाफ। अच्छा। वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा। फिर सुप्रीम कोर्ट में उनको मुंह खानी भी पड़ रही है। अच्छा। अभी पिछले कल ही परसों की बात है, वो याद है। हाँ जी, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कहा कि नहीं हम ये तरीके की बातें नहीं सुनना चाहते। तो देखिए, जब कानून व्यवस्था को, सरकार की मंशा, शासन की मंशा ये होती है कि कहता चाहे वो भ्रष्टाचार हो और चाहे कहता हो कानून व्यवस्था हो, जब हम उस पर प्रहार करते हैं, चोट करते हैं, तो कहीं कहीं ना मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, या इस तरीके से तमाम राजनीतिक दल हों, चाहे राहुल प्रियंका जी हों, वो लोग लगता है कि उनके हाथ पे, उनके गले पे हाथ पहुंच रहा है। तो ये पिछले दिनों में जो इस तरीके की बात आई है, और आपने देखा होगा, आपने कहा बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर तो एक सिंबल बन गया योगी आदित्यनाथ के सरकार बन गया। तो निश्चित रूप से आप एकदम हो रही है। भ्रष्टाचार में कब चलेगा भाई? ये एकदम वो जो भी के बाद चलेंगे, भ्रष्टाचार में भी चलेगा। अच्छा। आपने देखा कि बलिया के बाद चलेगा, नहीं बलिया के अंदर, बलिया के अंदर एक अधिकारी पकड़े गए थे भ्रष्टाचार के अंदर। शिक्षा विभाग में आप जब चिन्हित करना चाहते हैं तो उनके घर पे भी बुलडोजर चला, और ऐसे तमाम कर्मचारी और अधिकारी हैं। आप उसको आप जेल भेज दीजिए बस। तो वो बुलडोजर चल किस लॉ के तहत चल रहा है बताइए आप हमको? किस लॉ के तहत चल रहा है बता दीजिए। देखिए, लॉ के तहत, या जो लाठीचार्ज हुआ किस लॉ के तहत? देखिए, लॉ के तहत आप तो बहन वकील हैं, तो जो मौजूदा कानून व्यवस्था, जब सड़क पे कोई चीजें होती हैं तो त्वरित एक्शन लेने की, उसमें पार्टी या शासन जिम्मेदार नहीं होता। अच्छा। जब रोड जाम होता है, परिस्थितियां वहां पे बिगड़ती हैं, लाइन ऑर्डर की समस्या खड़ी होती है, तो वो लाठीचार्ज की परिस्थितियां होती हैं, वो लाठीचार्ज हो जाता है। यहाँ रोड जाम नहीं, चले ठीक हो गया। जुलूस निकले, जाम होता है तो वहां लाठीचार्ज नहीं होता है। सरकारी एजेंडा बनता है तो लाठीचार्ज नहीं होता है। जब बैठकें होती हैं सरकारी कार्यालय को छोड़ राजनीतिक दलों के कार्यालय में, तो वहां भी जाम होता है, वहां लाठीचार्ज नहीं होता, क्योंकि वहां पर मंशा राजनीतिक दलों की होती है, वहां पर मंशा विरोध की नहीं होती है। क्योंकि वहां पर हमारे देश के जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, उनकी गाड़ियां लाइन से लगी रहती है, स्कूलों की छुट्टी हो, कुछ भी हो,
वहां जाम होता है, वहां पर चर्चा खैर नहीं होगी, फिर मैं उस बात पर चर्चा नहीं करूंगा। गाड़ी रास्ते में खड़ी होने की, तो इन्होंने जो सड़क बिना पार्किंग के जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उनको वो अभी मैं चर्चा में कर चुका हूँ। अरुण जी भी जानते हैं कि यहाँ पर सरकार के मंसूबे स्पष्ट है, सरकार मेहनत करना चाहती है, सरकार की नीतियां बढ़िया है, पर जो जिम्मेदार हैं वो काम करना नहीं चाहते, और सरकार ना जाने कौन से समय का इंतजार कर रही है कि उन पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, बे पांडे बोले तो बे पांडे नेता सपा, बे भाई अपनी बेबाकी के लिए परिचित है, आप क्या कहेंगे? तमाम घटना आपके सामने है, मुद्दा उठा दिया मैंने जी। मैं पहले तो मंच पे उपस्थित आदरणीय श्रीमती प्रमिला जी को प्रणाम और चरण स्पर्श समर्पित करूंगा। हमारी सीनियर भी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारी, और भाजपा के नेता चूंकि अभी मुझे पता चला वो भी अधिवक्ता हैं, तो उनको भी विशेष प्रणाम समर्पित करता हूं। हमारे विचारों में भले मतभेद है, लेकिन हम जो व्यावसायिक बिरादरी हमारी है वो एक ही है, और मैं इन लोगों से बहुत जूनियर हूँ, तो मैं दोनों को ही प्रणाम करता हूँ। पूरे मंच को मैं अनुमोदन करता हूँ कि अपनी बातों को व्यक्त करने की अनुभूति मुझे दे। देखिए गौरव भाई, बात तो सही है कि यहाँ पे कुछ बातें ऐसी आई जो समर्थन योग्य है जी, लेकिन कुछ बातों पे घोर आपत्ति है जी। दूसरा कार्यकाल चल रहा है और सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला खास करके कोई भी जी, एक अधिवक्ता ये नहीं कह सकता कि सरकार ने सिविल कोर्ट परिसर के लिए कुछ एक काम भी ऐसा हो जो बताने योग्य हो जी। हमें याद है कोविड के बाद हमारा एक अधिवक्ता भाई एनआईएफ की कोर्टों में जी किस तरीके से हार्ट अटैक के कारण एक्सपायर हो गए थे, और उनको लेकर बड़ा आक्रोश व्यक्त किया गया था उस घटना को लेकर। सरकार ने वादा किया था कि एक एम्बुलेंस परमानेंट और एक डॉक्टर परमानेंट कोर्ट के अंदर मौजूद रहेगा, जो ऐसी आकस्मिक समयावधि में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा। लेकिन उन दावों की पोल आज खुल गई जब गाजियाबाद में उस अधिवक्ता को गोली मारी गई उसके चेम्बर में, और उसके बाद उसके शव को पुलिसकर्मी बेचारे हाथ से उठा करके लेके गए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ये सरकार, अब ये समय आ गया, योगी जी को अभी भी समय है, थोड़ा लोक भवन के एसी से बाहर निकलने की आवश्यकता है। देखना होगा न्याय विभाग, ये लोक भवन का एसी क्या होता है भाई, लेकिन किस तरीके से लोक भवन का एसी क्या होता है? मेरी बात आ जाए, हाँ, बोल लीजिए। अगर काम करते तो पता होता ना कि उन्होंने क्या काम किए। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो भाजपा के बैठे हैं, सॉरी प्रवक्ता जी, क्योंकि वो बतौर प्रवक्ता बैठे हैं, तो इस समय तो मैं प्रवक्ता के नजरिए से ही उनको संबोधित करूंगा जी। तो वो काम गिनवा रहे होते हैं ना, सरकार कर रही है, क्या कर रही है, वो काम कहाँ है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इतना विकास कर दिया न्यायपालिका का कि न्यायपालिका में कोई काम ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, महिला शौचालय से लेकर टॉयलेट से लेकर के हर व्यवस्थाओं की स्थिति इतनी बदतर है गौरव भाई कि मैं आपको बता दूं, ईश्वर ही मालिक है जी। अगर आप आ गए तो ईश्वर ही मालिक है, समझिए। अच्छा, दूसरी बात पे आऊंगा आज की घटना को लेकर के, जो कि सबसे ज्वलन बात जी। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी हुई। कैसे हुई, पहले मैं उसको बात स्पष्ट करना चाहूंगा जी। अगर किसी भी प्रैक्टिशनर एडवोकेट के माध्यम से किसी भी तरह की कोई घटना कारित होती है, या कोई अराजकता होती है, या कोई विषय उत्पन्न हो गया विवाद का जी, तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को कार्रवाई के दायरे में लेने के पहले अनुमति ली जाती है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ तत्परता ज्यादा दिखा दी, और तीसरे ही पोस्टिंग में वो इतने ज्यादा बोल्ड अंदाज में आ गए कि उन्होंने लाठीचार्ज करवा दी। मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले बार काउंसिल को सूचना देनी चाहिए थी। बार काउंसिल के पदाधिकारियों से ये वेरीफाई करना चाहिए था कि क्या वो प्रैक्टिशनर एडवोकेट है, क्या उनकी बार में कोई ऐसी सदस्यता या कोई ऐसे पद पे है वो जहां पर की बातचीत से भी समस्या का समाधान हो सकता था। अगर वो विधिक दायित्व के विपरीत जाकर के आचरण कर रहे थे, बिल्कुल एफआईआर करते, कार्रवाई करते, विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते जी। लेकिन मैंने एक चीज देखी है इस सरकार में, उत्तर प्रदेश में, जब कभी शांतिपूर्ण धरना, चाहे वो अभ्यर्थियों ने किया हो, चाहे वो वकीलों ने किया हो, लाठी चार्ज करवाना एक बहुत बड़ा इनका एक हथियार बन चुका है। अच्छा, मैं पूछता हूँ आईपीसी के यहाँ पे दो अधिवक्ता बैठे हैं, इंडियन पुलिस कानून 1861 जो बताया जाता है, जो अंग्रेजी पुलिस कानून है, उसके किस सेक्शन में लाठीचार्ज का प्रावधान है, ये मुझे स्पष्ट कर दीजिएगा। लाठीचार्ज शब्द कहाँ व्याख्यात किया गया है? दूसरी बात, ये बिल्कुल सही कह रही थी प्रमिला मैम, ये प्रशासन की मिलीभगत से होता है, सरकार के इशारे पे कैसे? अच्छा, हमें जहां तक पता है, ये पता है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लाठीचार्ज नहीं की जा सकती, और अगर कमिश्नरेट है तो ये पावर वहां के पुलिस अधिकारियों को दी गई है। अच्छा, तो दोनों ही कंडीशन में अगर उग्रता आप पैदा करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया सड़कों पे जो आज दिखाई दी, ये बहुत निंदनीय है। इसके लिए जिम्मेदार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, और उससे भी दुखद स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश को आज तक एक स्थायी डीजीपी नहीं दे पाई है सरकार, क्योंकि मंशा ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर स्थायी डीजीपी होगा तो वो आपत्ति दर्ज कराएगा। हो सकता है कि राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पुलिस तंत्र का दुरुपयोग न कर पाए ये लोग जी। तो स्थायी डीजीपी न देने का जो दुष्परिणाम है वो आज सामने है। अच्छा, आज हमारी उत्तर प्रदेश की
अधिवक्ता समाज को लेकर के अगर उनकी समस्याओं को हम उठाते हैं तो यह आलोचना होती है कि अधिवक्ता अधिवक्ताओं की समस्याओं को उठा रहे हैं। ये काम बार का है, ये काम बार का है। यूपी बार काउंसिल, नेशनल बार काउंसिल जब रजिस्ट्रेशन करता है तो ये वेरीफाई करवाने का एक प्रोसीजर शुरू होना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति का जो वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है उसका कोई आपराधिक इतिहास भी है। अगर कोई आपराधिक इतिहास है तो उसका आप रजिस्ट्रेशन ही क्यों करते हैं? मैं तो ये भी सवाल उठाऊंगा। अच्छा, आज हम जैसे अधिवक्ता जो नए लड़के आ रहे हैं गौरव भाई, परीक्षाएं पास करते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, AOR एडवोकेट ऑन COP प्राप्त करते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए हम अप्लाई करते हैं। एक पूरी विधिक प्रक्रिया है। हम चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय में संयमित और वो लोग आए जो इस पेशे को नोडल प्रोफेशन समझ करके समाज को कुछ देना चाहते हैं। बिल्कुल। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आज आपने जो भी देखा ये दुखद घटना दूसरी बार इस सरकार के कार्यकाल में घटी है। दिल्ली में भी आपने देखा होगा ऐसी घटना हुई थी, और उसके बाद देखिए आज यूपी इसका शिकार हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस के अब SIT बना दी गई। उस SIT में पुलिस के बड़े अधिकारियों को रखा गया, 3 अधिकारियों को। लेकिन न्यायपालिका का न कोई बार का पदाधिकारी है, ठीक है, न उसमें कोई रिटायर्ड जज है, न उसमें कोई पत्रकार है। तो कौन सी SIT? एक तरफा SIT की रिपोर्ट को आप कैसे साफ बाहर निकल लेंगे? दूसरी बात पे आ जाऊं मैं, अगर मैं कहता हूं कि कोई घटना घटित हुई तो आपने बार को या यूपी बार काउंसिल को सूचना क्यों नहीं दी? तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये बात सत्य है कि जब कार्रवाई को सेटिस्फाई करता है अधिकारी, लेकिन कार्रवाई के दायरे में आते बेचारे पुलिस कर्मचारी जिनको कभी भी उठा करके गाय बैल की तरह सस्पेंड कर दो, पुलिस लाइन भेज दो, अपमानित कर दो, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि उनके लिए भी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन होना चाहिए, जो कि नहीं कर रखा है। ठीक है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार केवल सर्कस चला रही है। ठीक है, ठीक है, हो गया भाई पांडे, हो गया। जनाब आमिर साबरी वरिष्ठ पत्रकार है, कैसे देखते तमाम घटनाओं को, किस तरह यहाँ पर अब बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को अब भी बहुत काम करने की जरूरत है। अपराधी तो खैर अपराध की बात अलग है, पर जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई अब करनी पड़ेगी। तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने हैं, कैसे देखते हैं? धन्यवाद गौरव जी कि आपने एक ज्वलंत मुद्दे पर डिबेट कराई। गौरव जी, एक बात ये मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब से ये कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है पुलिस बेलगाम है। अपराधी अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि युवाओं को अपराधी बना रही थी, लेकिन बड़ी बात गौरव जी है कि पुलिस खुद अपराध कर रही है, और एक नहीं दसियों अपराध हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस अपराध कहाँ पर हैं? आप बताइए। जब से कमिश्नरी लागू इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं। इलाहाबाद के अंदर पुलिस कस्टडी में 2-2 हत्याएं हो जाती हैं। लखनऊ कचहरी के अंदर पुलिस कस्टडी में अब एक हत्या हो जाती है। उसके बाद थानों में बलात्कार हो रहे हैं गौरव जी, एक नहीं कम से कम 50 घटनाएं ऐसी बड़ी घटनाएं हैं। और बाकी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्टों में जो छोटी मोटी घटनाएं होती है वो तो उसका तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन आप देखिए जहां जहां कमिश्नरी है वहीं वहीं इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही है? बड़ा सवाल गौरव जी ये है। और अभी जैसे हमारी प्रमिला मैम जी कह रही थी, मैडम कह रही थी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट की, मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं कि सारे काम पुलिस अधिकारियों मजिस्ट्रेटों के पुलिस के पास आ गए जी। तो पुलिस क्या करेगी? अब मजिस्ट्रेट का कोई काम तो बचा नहीं है, या तो फिर मजिस्ट्रेट खत्म कर दिया, सिटी मजिस्ट्रेट, अपर सिटी मजिस्ट्रेट, ADM, अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सबको खत्म हो जाना चाहिए, सारे पद खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ सारा काम पुलिस को ही सौंप देना चाहिए। स्थिति गौरव जी है कि आप ये जो कमिश्नरी लागू हुई है, मुझे जो लगता है और जो अब तक का रिजल्ट आया सामने वो ये कि सब विरोधियों पर विरोधियों की जुबान चुप कराने के लिए कमिश्नरी लागू करी गई है गौरव जी। बहुत स्पष्ट मैं कह दूं, गाजियाबाद में भी कमिश्नरी, आज ये कल की जो घटना हुई है गौरव जी गाजियाबाद की, वो भी कमिश्नरी में हुई है। बिल्कुल प्रमिला जी की मैं बात का 110% समर्थन करता हूं कि बगैर प्रशासन की मर्जी के कुछ नहीं होता है। ठीक है। इस लखनऊ के अंदर 50 घटनाएं हैं, जिसमें मैं 2 या 3 घटनाओं का बहुत जल्दी जल्दी मैं जिक्र करता हूँ गौरव जी। एक तरफ पुलिस मकान पर कब्जा करा देती है, दूसरी तरफ FIR नहीं करती है, महीनों लिंगाराम होता है, जो मुद्दई है भटकता फिर रहा है एप्लीकेशन लेके, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोर्ट ने कहा कि इसकी समीक्षा करे, मुझे रिपोर्ट दें 3 दिन के अंदर कमिश्नर को। आज 3 महीने हो गए, कोई रिपोर्ट नहीं। उसके बाद वही मकान को फिर उसको कब्जा होने के बाद बन रहा है, वो फिर मुद्दई दौड़ रहा है। जुलाई की एप्लीकेशन दी हुई, अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई, मुकदमा तो कायम करना छोड़ दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं करी। स्थिति ये है। और ये एक घटना नहीं है गौरव जी,
थाना सादतगंज की घटना है। मैं आपके चैनल में पहले ही बोल चुका हूँ कि एक आदमी से 70 किलो डूडा फली पकड़ी जाती है। वो डूडा फली और छोड़ दिया जाता है अपराधियों को पैसा लेकर के। वो डूडा फली का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब से अब तक क्या हो रहा है, किसी पे 2 किलो लगाई जाती है, किसी पे 5 किलो लगा दी जाती है, तमाम घटनाएं हैं। और वही पहले तो उसे मुखबिर बनाया, मुखबिर बना के उसको अपराधी बना दिया, अपराधी बना के आज पुलिस उसको तलाश कर रही है। क्या गौरव जी, जब से मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि कमिश्नरी लागू होने के बाद स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। मुझे लगता है कमिश्नरी प्रणाली समाप्त होना चाहिए, क्योंकि इस कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस बेलगाम हो चुकी है। और एक हाई कोर्ट लखनऊ की बात नहीं है, आप पूरे जो मैम कह रही थी वाकई बात ये है कि आप देखिए कुछ दिनों तक तो सिक्योरिटी मामला रहता है, एक आदमी जा रहा है उसकी सिक्योरिटी नहीं, लेकिन 3-4 गेट हैं हाई कोर्ट के या कोर्ट के, आप कहाँ करेंगे। अभी जैसा विवेक जी ने कहा कि एक एम्बुलेंस की एक डॉक्टर की बात हुई थी, बहुत कचहरी को छोटी मोटी जगह नहीं है गौरव जी, उसमें तमाम अधिवक्ता के बाद तमाम मुवक्किल भी आते हैं, तमाम अधिकारी भी होते हैं, मजिस्ट्रेट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई खुदा ना करे कोई घटना घट जाती है तब क्या करेगा आदमी। जैसे अभी पुलिस का लाश लेकर के वो बॉडी लेकर के हाथों पे गई है, अगर मजिस्ट्रेट को अटैक पड़ गया या मजिस्ट्रेट को कोई बात हुई तो कैसे होगा। और अधिवक्ता जिस तरीके से, कल मैंने खुद वीडियो देखा है गौरव जी, आपने देखा होगा कि 3-3 4-4 सिपाही तो हत्थड़ लाठी एक वकील पे बजा रहे हैं गौरव जी, एक वकील पे। देख के यकीन जानिए आंखों में आंसू आ गए कि लगता है जैसे बिल्कुल जाहिल जब गवार नहीं होते हुए जिस तरीके का उनके साथ बिहेवियर किया जा रहा था। तो ऐसे तो क्या गौरव जी, मतलब पुलिस और पुलिस की ये पहली घटना नहीं है, तमाम घटनाएं जब देखिए कहीं छोटी मोटी घटनाएं भी घट जाती है तो पुलिस सबसे पहले जो सड़कों पे गाड़ियां खड़ी होती है उनकी हेडलाइटें तोड़ती है, इंडिकेटर तोड़ती है। मेरे पास एक वीडियो नहीं है, 10 वीडियो 50 फोटो है, मैं जब कहिए मैं अभी कहिए मैं अभी दिखा दूं। यहाँ पर एक जानकारी और बताऊं आपको, आज भी कई जगह प्रदर्शन हुआ है और सुनने में ये भी आया है कि पुलिस की बर्बरता तो सामने है, जो प्रदर्शन हो रहा था उस दौरान कुछ वकीलों ने वहां पर निकल रहे राहगीरों के साथ भी मारपीट की, इसको क्या कहेंगे। हाँ, लखनऊ में ऐसा सुनने में आया है गौरव जी, एक आध जगह और भी घटना घटी है। देखिए एक बात तो बिल्कुल सही है कि वकील एक पढ़ी लिखी कौम है, मैं तो कौम इसलिए कहूंगा कि वो वकीलों कौम ही है, उसमें सारे लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन एक पढ़ी लिखी कौम है तो कम से कम वकीलों को इस बात पे सोचना चाहिए, सिविलियंस को इस तरीके की हरकतें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज कुछ लोग निकल रहे थे, हालांकि मैं उन पे भी कहूंगा कि उनकी भी गलती निकल रहे थे, गाड़ी लेके जब मालूम हो रहा है कि प्रदर्शन हो रहा है कि इधर से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वो हो सकता है किसी जल्दबाजी में हो। एक्चुअली मैं खुद भी बाइक से ही चलता हूँ, मुझे भी रहता है कि मैं पहले निकल जाऊं, और पहले निकल जाने के चक्कर में कोई निकल नहीं पाता है गौरव जी, घंटों जाम लग जाता है, हर तिराहे चौराहे पे जाम लगता है। तो इस मामले में हमारे जो तीनों अधिवक्ता बैठे हैं, मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ तीनों अधिवक्ता बैठे हैं, मैं तीनों अधिवक्ताओं पार्टियां भले अलग अलग हों, लेकिन इन अधिवक्ताओं से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कम से कम अपने अधिवक्ताओं को समझाएं। एक बात गौरव जी, आपने भूमिका में एक बात कही थी कि तिराहे चौराहों पे बड़ी तादाद में फोर्स लगा रहता है गौरव जी, मैं एक बात और बता दूं, ये फोर्स चेकिंग वेकिंग के लिए नहीं लगा रहता है, ये फोर्स जो है सिर्फ वसूली करने के लिए लगा रहता है। मैं भी दिन भर सड़क पे चलता हूँ, आप भी चलते होंगे, तमाम जगह चौराहों पे देख लिए सिर्फ फोर्स जो है ये जो है सिर्फ फोर्स और वसूली करता है, बाकी कहीं कुछ नहीं, कोई कार्रवाई किसी नहीं, तमाम अपराधी घूम रहे होते हैं, हेलमेट के नाम पे वसूली करता है। सर अधिवक्ता किसी पार्टी का नहीं होता है, अधिवक्ता होता है सिर्फ जो आ गया हम उसके हैं बस। अधिवक्ता कभी किसी से नहीं कहता हम तुम्हारा। ये दोनों अधिवक्ता एक भाजपा के एक सपा के हैं, अधिवक्ता का है और बाहर प्रवक्ता ही के बैठे हुए हैं, लेकिन अधिवक्ता तो है भारत में, इसीलिए मैंने कहा। ठीक है प्रेमला जी, कुछ आप बोल रही थी, मैं अरुण जी को लेता हूँ। प्रेमला जी आप कुछ बोल रही थी, अरुण जी के लिए कुछ बोल रही थी। अरुण जी को लिए ये बता रहे थे जो सरकार ने ये कर दिया है कि हर चीज जो कॉलोनियां थी, रिहायशी कॉलोनी, उसको सबको इन्होंने रोड पे इन्होंने कॉमर्शियल कर दिया। कॉमर्शियल जब आपने कर दिया है तो उसकी पार्किंग कहाँ देगा आदमी, ये हमको बता दिए। जब आदमी पार्किंग नहीं देगा तो सड़क पे गाड़ी खरीद के ही तो उसमें जाएगा, उसको खरीदा, आपने फोटो खींचो, फौरन चालान कर दिया, और 1100 रुपए से कम वहाँ चालान नहीं है, ये बता दिया। उसमें जनता की क्या गलती है? गलती आपकी नहीं, वो आवासीय कॉलोनियों को आपने कॉमर्शियल कर दिया है, या जगह जगह जितने वो आपने कॉम्प्लेक्स खड़े करवा दिए हैं उनको जाके पार्किंग का स्पेस दिए बिना, जबकि ये कानून है कि बिना पार्किंग के आप कोई पास नहीं करेंगे, फिर आपने कैसे पास कर दिया? वहाँ पे गाड़ी आदमी कहाँ खड़ी करेगा, ये हमको बता दीजिए। इसमें एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि कोर्ट के सामने जो सड़क है मेन, जो बस अड्डे कैसरबाग बस अड्डे वाला जो रोड रेजिडेंसी वाला कहलाता है गौरव जी, वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कि यकीन जानिए बाइक से निकलना मुश्किल हो जाता है। और जबकि ठीक सामने लेसा के बगल में नुजूल की तमाम जमीन पड़ी हुई है, तमाम लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। अगर सरकार शासन और प्रशासन चाहे तो 2 मिनट में खाली हो जाए, गाड़ी की व्यवस्था वहाँ हो सकती है। प्रेमला जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आपने बात कही यहाँ पर अवैध निर्माण की, कॉम्प्लेक्स की,
जब निर्माण होता है तब भी मेरे ख्याल से, जब आपको इतनी अच्छी जानकारी है तब भी आप जान सकती हैं इस चीज़ों को कि वहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है। तो मेरे ख्याल से उसकी मुखार पर उस समय भी बेहतर कर सकते हैं कि जब वहाँ पर निर्माण हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अभी बताते हैं, कोई अगर PIL लेके जाता है तो थाना वाला पहले उसके घर शाम को पहुंच जाता है। अच्छा। और उसके बाद में कहता है ये आप अगर वापस ले लीजिए, नहीं तो सामने वाली पार्टी आपके खिलाफ चार्जशीट लगाने के लिए हमको 5 लाख दे रही है। हम तो भोगी इस बात के। सामने वाली पार्टी 5 लाख दे रही है, आपका प्रशासन का यही रवैया है। पुलिस प्रशासन का यही रवैया है। अगर आपकी शिकायत करिए तो पुलिस वाले शिकायत करता ही भड़काते हैं। अरुण जी पूछता हूँ, अरुण जी बताएंगे। अरुण जी भाई साहब आपके सामने है, तमाम चीजें आपके सामने आ रही है। मैंने यहाँ पर अगर प्रेमा जी को कहा है तो उन्होंने कहा है कि PIL लेके जाओ तो वहाँ पुलिस वाला शाम को चला आता है, कहता है हम पे जो है दबाव बनाया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, कैसे करेंगे? हो सकता है परमिला जी के साथ ऐसी कोई घटना हुई हो। अच्छा। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि PIL हमारी सरकार के खिलाफ दिल्ली में पड़े हुए हैं लोग। अच्छा। और लेके जा रहे हैं लोग। अच्छा। तो ऐसा कह तो रहे हैं कि मुर्गी खा रहे हैं। और इस तरीके की बातें जो है जी, देखिए फिर आप जुडिशरी पे भी प्रश्न उठा रही हैं। नहीं, आपने जुडिशरी प्रश्न नहीं तो मौके खा रहे हैं तो क्या? जी सबसे खराब बात तो ये है कि बुलडोजर को सिंबल बना दिया गया है। सबसे खराब बात तो यही है, बुलडोजर सिंबल नहीं हो सकता। सिंबल विकास होते हैं, सिंबल कोई भी ऐसा काम विकास का कोई अच्छा काम बुलडोजर बन जाए, लेकिन बुलडोजर सिंबल बना करके इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि विरोधियों पे ही सारा बुलडोजर। हम तो कह रहे हैं कि अपराधी सरकार के साथ नहीं है। आप बताइए कितने बुलडोजर चला है? मैंने तो कई बार आपके तमाम चैनलों पे मैंने ये बात पूछा, किसी का कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है जवाब देंगे, पहले बाद में लेता हूँ आपके। जी बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा था जी कि अभी परमिला जी कह रही थी, उन्होंने ही फिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे भी प्रश्न लगा दिया उन्होंने जी। तो देखिए ये जो बातें उठ रही हैं जी, दोनों बातें उठ रही हैं। एक ही पक्ष दोनों बातें उठा रहा है जी। एक तरफ कह रहा है कि वहाँ यहाँ जाम लगते हैं, यहाँ अवैध ढंग से निर्माण हो रहे हैं, और वही पक्ष ये भी बात उठा रहा है कि आपने कहता है कमर्शियल कर दिया जी। तो अब एक तरफ बहुत बड़ी डिमांड होती है जी, पब्लिक की ही डिमांड है, कॉलोनी के जो संगठन वहाँ भी संगठन बन चुके हैं जी, उनकी भी डिमांड है कि साहब इसको कमर्शियल किया जाए। चीज़ों को, परिस्थितियों को, लोगों के मांग को देखते हुए, बाजारीकरण की व्यवस्था को देखते हुए वो चीज़ें की जाती हैं। अभी हमारी बहन ने उठाया ये प्रश्न कि पार्किंग नहीं बनी हुई है, इसलिए कहता है गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अब पार्किंग मैं तो देखता हूँ हजरतगंज में 4 पार्किंग है जी, लालबाग के अंदर है, आपके नगर पालिका के सामने है, स्टेडियम के बगल में है जी। खुद जो पुरानी हमारी हजरतगंज कोतवाली थी वो मल्टी पार्किंग में बदल गई है जी। लेकिन मैं अब क्या चर्चा करूं इसी बात पे कि जिम्मेदार लोगों से लेकर के लेमैन को तो मैं कोई उसको उसमें ले ही नहीं सकता। अच्छा। कि अगर समाज के ब्यूरोक्रेसी से लेके, पॉलिटिकोक्रेसी से लेकर के, और स्वयं वकील समुदाय हो, डॉक्टर समुदाय हो, इंजीनियर समुदाय हो, वो गाड़ियां पार करते हैं। अच्छा। लेमैन अगर बेचारा पार कर रहा है, या जो थोड़ा मान लीजिए मोटरसाइकिल आ गई किसी के पास, वो पैसा 20 रुपए उसकी देने की वो नहीं है, वो पार कर लिया, तो चलिए मैं तो उसको थोड़ा क्षम्य समझता हूं। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जानते हैं कानून को, वो 20 रुपया नहीं देना चाहते हो, 1100 रुपए का चालान जब कट जाता है तो उनको दुख होता है, दर्द होता है। अच्छा। तो ये जो चीजें समाज में दो मुही बातें कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो हम स्वयं कैसे अपने ऊपर लागू सरकार के लोगों को बचा लिया? नहीं, हम सरकार को नहीं बचाना चाहते। हमें तमाम विधायकों की गाड़ियां, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप ये सिस्टम नहीं समझ रहे, मैंने पॉलिटिकोक्रेसी का नाम लिया, ब्यूरोक्रेसी में आप फिर यही आपकी आदत है चिल्लाना, आपकी आदत है चिल्लाना। चिल्ला तो आप हम चिल्ला रहे हैं, तो आपसे ही प्रश्न के तरीके से बात नहीं करते, आपका तरीका है। अभी मैंने गौरव जी सुन रहे हैं आपके सामने चैनल में, मैंने सबको कहा, पॉलिटिकोक्रेसी को कहा। पॉलिटिकोक्रेसी मींस MP MLA से लेके ग्राम प्रधान तक। अच्छा, हमारी समझ ब्यूरोक्रेसी खाली आया था, उसको रिमाइंड करा लीजिए गौरव जी से। चलिए ठीक है, आप बड़े हैं, आप ठीक कह रहे हैं। जल्दी बड़े समय कम है, जल्दी उठाना जी। तो ये जो मैं देख रहा हूँ, ठीक बात है, अच्छी बात कही। दूसरी बात सुनिए आमिर साहब, दूसरी बात सुनिए। मैं अवध बार एसोसिएशन को तो नहीं देखता सड़कों पे तुरंत आते हुए, बड़ी जिम्मेदार बार एसोसिएशन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार के एसोसिएशन तो नहीं जिम्मेदार होते। अब फिर अभी विवेक भी प्रश्न उठाएंगे, और चलता है हमारी बहन भी नहीं सर, हम अवध बार से ही हैं, हम सुनिए, वो तो नहीं आते इतने जल्दी कि नहीं साहब हम आ जाए, सड़क पे आ जाए, लाठीचार्ज की स्थिति आ जाए। आखिरकार इस पे विवेक को भी सोचना पड़ेगा, या कहता परमिला बहन को भी सोचना पड़ेगा, या हमें उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन से लेकर बार काउंसिल तक के सब जिम्मेदार लोगों को सोचना पड़ेगा। अच्छा। कि ऐसे कौन से लोग हैं उस अधिवक्ता में कि जो दौराने आंदोलन
अच्छा। जब हम सड़क पे आते हैं वकील समुदाय, तो ऐसे कौन लोग हैं कि जो चिन्हित करके अच्छा दरोगा को, एसपी को, डीएम को एब्यूज शब्दों का प्रयोग करते हैं वहां। इससे कहता है आप भी जान रही हैं, अब हमारा घर है इसलिए अब आप हमसे प्रश्न मत उठवाएं उसमें जी। तो अपने घर को भी हमें सुधारना है, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सरकार निश्चित रूप से आपको कल तक विवेक जी जल्द ही एम्बुलेंस की व्यवस्था, आप जो कह रहे हैं मैं यहाँ कह जा रहा हूँ, आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां मिलेगी। दूसरी बात आपसे जो कह रहा हूँ कि देखिए कानून व्यवस्था को लागू करने और कराने का काम जो अपने स्वयं के ऊपर चीजें, अगर हम न्यायिक व्यवस्था को नहीं लागू करेंगे, आज क्या कर रहा है वकील समुदाय। अभी हमारे भाई कह रहे थे कहता है कि मकान का कब्जा और फलाना ठिकाना, तो इस समुदाय में हमने तमाम चीजों की जिम्मेदारी ले ली है। डिबेट करने दो। और देखिए कमिश्नरेट से ही प्रॉब्लम नहीं है जी, उत्तर प्रदेश के 8-10 जिलों में कमिश्नरेट है। चले ठीक है, तो इस नाते कमिश्नरेट से खाली प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम पूरी इस व्यवस्था में जो करता है। सुधारे कौन? हमारी सरकार सुधारेगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार। 6 साल हो गए जी, तो सुधार ये आप भी जानते हैं गौरव जी, सुधार है। अच्छा, ये नहीं है कि मुख्यमंत्री हाउस से किडनैपिंग हो रही है। अच्छा, और अपहरण। अरे मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भ्रष्ट अधिकारियों की कार्रवाई कब करेंगे? भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, प्राधिकारियों की कार्रवाई कब करेंगे आप? उनको जेल कब भेजेंगे आप लोग? सब जेल भेजे जा रहे हैं, सब जेल। संगठित आर्थिक अपराधों को कम करेंगे, घोटालेबाजों को कब बाहर करेंगे आप? आपने अभी देखा कि हमारी कार्रवाई कब करेंगे आप लोग? गौरव जी आपने देखा कि ईडी के विरुद्ध सीबीआई कार्रवाई करे, रिपोर्ट हो रही है जी, कहता है जांचें हुई हैं। चलिए वे पांडे बोलेंगे, हो गया सर, वे पांडे बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? वे पांडे जल्दी बोलिए, समझ ठीक है, हो गया। और जो बात इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, और चर्चा जो सामने आई उस चर्चा के दौरान तमाम तरह की बातें हुई। यहाँ पर कानून के इकबाल के साथ साथ यहाँ पर अनुशासनहीनता की बात भी कही गई, कहा गया कि यहाँ पर बेहतर कैसे करना है। तो यहाँ बेहतर करने के लिए सबको मेहनत करनी है, यहाँ पर बेहतर करने के लिए सबको आगे बढ़ना है। यहाँ पर बेहतर करने के लिए केवल सरकार पर आरोप लगाना बेहतर नहीं है, पर सरकार पर एक बात तो जरूर बात होती है कि मंशा तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात हम अलग कर भी कर लें तो यहाँ पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को काम करना पड़ेगा। सरकार की मंशा अगर अच्छी है, पर जो नौकरशाह है वो सरकार के मंसूबों पर यहाँ पलीता लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्राधिकरणों से लेकर नगर निगमों तक लेकर खुलकर भ्रष्टाचार सामने है, और रोज अखबारों की बड़ी बड़ी हेडिंग और तमाम व्यवस्थाओं को हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उन पर कार्रवाई कब होगी, ये भी बड़ा प्रश्न है। केवल यहाँ पर बुलडोजर नीति केवल अपराध के लिए नहीं, बल्कि उन अपराधियों के लिए भी होनी चाहिए जो सरकार की व्यवस्थाओं में बैठे हैं और जनता के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, और सरकार को भी यहाँ पर चूरा लगाते नजर आ रहे हैं। सरकार की नीतियों को दुरुस्त करने की जगह सरकार की मंशा को यहाँ पर खराब करते नजर आ रहे हैं। सरकार की योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन की जगह सरकार की योजनाओं के लाभ में घोटाले करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कार्रवाई जरूरी है, जर भी जरूरी है। अगर नीति बेहतर है तो नीति के साथ नियत भी दिखाइए, और कम से कम अगर कानून व्यवस्था को लेकर हम मेहनत कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को करने की बात कर रही है, तो कानून व्यवस्था के साथ साथ यहां पर जो अन्य अपराधी हैं जो लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई जरूरी है, तभी हम बेहतर समझ सकते हैं। अन्यथा चर्चाएं चलती रहेंगी, चुनाव होते रहेंगे, सरकारें बनती रहेगी, पर जनता के मुद्दे ऐसे बने रहेंगे जो कई मुद्दे हैं वो अमर हो चुके हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।